तो जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। अगर आप भी क्लास 10th में हो 2025 बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम हिंदी के बहुत महत्वपूर्ण वायरल पेपर लेकर आ गए हैं जो आपके बोर्ड पेपर में 100% ये पेपर छप सकता है। इसका कोड देख लीजिए, 801 DA कोड है जो आपको आपके बोर्ड पेपर में देखने को मिलेंगे। इसका पूर्णांक जो है वो 70 नंबर का है। यहाँ पे अपना अनुक्रमांक भरना है, उसके बाद से अपना नाम भर दीजिएगा, ठीक है। और आपको जो समय मिलेगा पेपर देने के लिए वो 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। एक बार और समझ लीजिए, ये पेपर बहुत वायरल है, हिंदी का वायरल पेपर है। 2025 से बोर्ड देने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्रश्न पत्र में आपको कुछ निर्देशांक दिए गए हैं कि आपको प्रश्न पत्र कैसे करना है और ये प्रश्न पत्र में क्या क्या है, ठीक है। आपको पेपर देने से पहले सभी विद्यार्थियों को 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ना अनिवार्य है। दूसरा में देख लीजिए, जो पहला में ये कहा गया है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य है। और प्रश्न में दूसरा में कि इस प्रश्न पत्र को 2 खंडे में विभाजित किया गया है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट में ये कहा गया है कि जो खंड अ के 20 बहुविकल्पी प्रश्न है जिसको आपको ओ मार्कशीट पर उसका आंसर देना होगा, ठीक है। और चौथा में ये कहा गया है कि खंड अ के प्रश्न करते समय आप अच्छे से ओ मार्कशीट पर भरें तथा अगर कोई भी गलती हो जाती है तो उसे काटे पीटे न या व्हाइटनर का प्रयोग न करें। आगे पांचवा में प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित है। सभी प्रश्न उनके जितने भी प्रश्न आपके पेपर में होंगे उनके सामने उनके नंबर अंकित किए गए हैं, ठीक है। और खंड ब में 50 नंबर के वर्णात्मक प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आगे खंड ब के सभी प्रश्न एक ही साथ करें। और 7वां पॉइंट में ये कहा गया है कि प्रथम प्रश्न से आरंभ करें तथा अंतिम प्रश्न तक करें और जो आपको प्रश्न नहीं आते हैं उन पे समय नष्ट मत करें। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न में कैसे कैसे पेपर में कैसे कैसे प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर देख लीजिए, यहाँ पे खंड अ बहुविकल्पी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे आपके बोर्ड पर। ये पेपर बहुत वायरल पेपर है। प्रश्न पहला में ये कहा गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? शुक्ल युग, द्विवेदी युग या शुक्लोत्तर युग, भारतेंदु युग। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, शुक्ल युग के, ठीक है। और प्रश्न नंबर दूसरा देख लीजिए। प्रश्न दूसरा, गबन की विधा है, नाटक है, एकांकी है, उपन्यास है, कहानी है। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ये उपन्यास है, ठीक है। कंकाल के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला या रामचंद्र शुक्ल। तो मैं पहले से ट्रिक मार के आया हूं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी से होगा, जयशंकर प्रसाद, ठीक है। और प्रश्न नंबर चौथा, कलम का सिपाही कृत है, धर्मवीर भारती, अज्ञे, जैनेन्द्र या अमृत राय। तो इसका ऑप्शन नंबर डी से होगा, अमृत राय, ठीक है। आगे प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर 5वां, शुक्ल युग की समय अवधि है। यहाँ पे आपको 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, 1900 ईस्वी से 1918 या 1919 ईस्वी से 1938 तक या 1936 से 1943 या 1850 से 19 ईस्वी तक। तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 1919 ईस्वी से 1938 तक, ठीक है। और प्रश्न नंबर 6, साकेत रचना है किसकी? तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, मैथिली शरण गुप्त की, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है यहाँ पे। प्रश्न नंबर 7, महादेवी वर्मा कवित्री हैं, किस युग की हैं? तो ये होगा क्षयवाद युग की, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, गंगा लहरी रचना है, गंगा लहरी रचना है किसकी है? तो पद्माकर की, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। आपको ये पेपर बिल्कुल ही फ्री में दिया जाएगा, ये मेरा नंबर है, आप इस पर SMS कर सकते हैं, इस नंबर पर SMS कर सकते हैं। आपको बिल्कुल फ्री में PDF दिया जाएगा। इस चैनल के साथ जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। प्रश्न नंबर 9, आधुनिक काल की समय सीमा है, इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 1850 ईस्वी से अब तक, ठीक है। और प्रश्न नंबर 10, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, निहार, संध्या गीत, युगांत या दीपशिखा। तो इसका भी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है, युगांत, ठीक है। और प्रश्न नंबर 11, हास्य रस का अस्थाई भाव है। तो हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है? ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी से होगा, हास्य, ठीक है। प्रश्न नंबर 12, पीपल पात सरिस मंडोला उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है, रूपक,
उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, उपमा। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 13, सारे प्रश्न अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 13, सोठा छंद में चरण होते हैं 4, 2, 3, 1। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए से करेक्ट होगा 4। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 14, उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है उ, अ, उप, अन। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी से होगा, उप। ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 15, प्रत्यय के भेद हैं 4, 5, 3 या 2। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर डी से होगा 2। ठीक है। प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16, हानि लाभ में समास है द्वंद्व, कर्मधारय, द्विगु या बहुव्रीहि। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए से होगा, द्वंद्व। ठीक है। क्योंकि इसमें दोनों को प्रधानता दी जा रही है, हानि को भी और लाभ को भी। ठीक है। और प्रश्न नंबर आगे 17 को देख लेते हैं। मछली का पर्यायवाची है, तो ये तो सबको पता है, इसका ऑप्शन नंबर बी से होगा, मीन। ठीक है। मछली का पर्यायवाची जो ऑप्शन नंबर इसका बी से होगा, मीन होगा। ठीक है। आगे प्रश्न नंबर 18, यद्यपि में कौन सी संधि है? प्रश्न नंबर 18, यद्यपि में कौन सी संधि है? अयादि संधि, दीर्घ संधि, यड़ संधि या वृद्धि संधि। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यड़ संधि। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 19, मधु शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप है। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो 19 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 20, पठ्यताम धातु का पठ्याम धातु का वचन एवं पुरुष है। प्रश्न नंबर 20, पठ्यताम धातु का वचन एवं पुरुष है। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, प्रथम पुरुष द्वितीय वचन। ठीक है। आगे देख लीजिए, यहाँ पे आपको अब आपके जो 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न खत्म होते हैं। यहाँ पे आपको खंड ब अब आ गया और आपको वर्णात्मक प्रश्न मिलेंगे। और ऐसे आपके बोर्ड पेपर में आपको ऐसे एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा जो आपका 6 नंबर का होगा। जो पैराग्राफ होगा आपको 6 नंबर का होगा और इसमें आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और इसमें देख लीजिए प्रश्न क्या कहा है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। आपको संदर्भ लिखना है कि ये किस चैप्टर से लिया गया है, इसके कौन से लेखक या कवि हैं वो लिखना है। और गद्यांश के रेखांकित अंश का भाव स्पष्ट कीजिए। जो यहाँ पे रेखांकित अंश है उसका ही सिर्फ आपको भाव स्पष्ट करना है और बाकी सभी का नहीं। ठीक है। और यहाँ पे ये कहा गया है तीसरा में कि लेखक के अनुसार हमारा अस्तित्व किस कारण से आज भी कायम है। अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, अपने हिसाब से आप अपने बोर्ड पेपर में लिखिएगा, किसी के बताने के हिसाब से नहीं। आपको अगर ये प्रश्न नहीं आता है तो अथवा में ये प्रश्न दिया गया है, इसको कर लीजिएगा। मैं लॉन्ग क्वेश्चन पर भी वीडियो कल लाऊंगा, आप अच्छे से देख लीजिएगा, पार्ट 2 इसका कल आ जाएगा। अब प्रश्न नंबर दूसरा देख लीजिए कैसे आएगा। दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको एक गद्यांश दे दिया जाएगा, उस पर पद्यांश दे दिया जाएगा, उस पर आपको प्रश्न आपका रहेगा। ये भी आपको 6 नंबर को देखने को मिलेगा। ठीक है। आगे देख लीजिए। और अगर आपको नहीं आता है तो अथवा में आपका यहाँ पे एक और प्रश्न दे दिया जाएगा, आप उसको अच्छे से कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर तीसरा देख लीजिए। प्रश्न नंबर तीसरा में कैसे आपको आएगा कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको संस्कृत में ऐसे आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उसको आपको हिंदी में अनुवाद करना होगा, उसको आपको 5 नंबर दिया जाएगा, इस पर आपको 5 नंबर दिया जाएगा। प्रश्न नंबर चौथा देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। यहाँ पर भी आपको एक छोटा सा श्लोक दिया जाएगा जो आपको करना होगा, इस पर भी आपको 5 नंबर दिया जाएगा। 5 नंबर का ये होगा। अगर पहला नहीं आता है तो अथवा में दिया गया है, अथवा में आप कर लीजिएगा। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 5, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। खंड काव्य का आपको इसमें से किसी एक का उत्तर देना है। तो मैं बता दूं सबसे आसान आपका होगा अग्र पूजा।
अग्रपूजा खंडकाव्य के आधार पर जो युधिष्ठिर का चरित्र चित्रण है इसको आप कीजिएगा। मैं इस पर वीडियो लाऊंगा कि कैसे आपको लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद से आप देख लीजिए प्रश्न नंबर 6 में आपको क्या कहा गया है कि प्रश्न नंबर 6 में कि दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना दीजिए। आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ला का लिख देना है अच्छे से याद करके, जयशंकर प्रसाद या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मैं तीनों पर बना कर लाऊंगा कि आपको तीनों कैसे लिखना है अच्छे से, जीवन परिचय और उनकी क्या रचना, इस पर भी आपको 5 नंबर दिए जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देख लीजिए ख में आपको दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। खंडकों में ये भी आपको 5 नंबर का है, या तुलसीदास का लिख दीजिए, या सुभद्री कुमारी चौहान का, सुभद्रा कुमारी चौहान, या बिहारी का, ठीक है। आप किसी एक का लिखेंगे आपको 5 नंबर मिलेगा। और प्रश्न नंबर 7 में अपनी पाठ्यपुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। आपको एक श्लोक लिखना है जो आपको अच्छे से याद हो और इस प्रश्न पत्र में न आया हो श्लोक, ठीक है। ये नहीं कि संस्कृत का आप कोई भी श्लोक लिख दीजिए जो आपको पेपर में है, वो नहीं लिखना है, आपको अच्छे से याद करके लिखना है जो आपके बोर्ड पेपर में न आया हो। प्रश्न नंबर 8 में निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। आपको यहाँ पे 4 आपको प्रश्न दिए गए हैं, आप किसी 2 प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। यहाँ पे आपको 4 दिए गए हैं, किसी 2 का आप दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। या आतंकवाद पर लिख सकते हैं, कारण निवारण, या वृक्षारोपण पर, या मेरा प्रिय कवि, या नारी शक्तिवाद पर, ठीक है। आप किसी एक पर लिखिएगा, ठीक है। अगर आप किसी एक पर लिख देते हैं, चारों में से किसी एक पर, तो आपको 9 नंबर दिए जाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करिए, और मैं आपको बीच में नंबर दिया उस पर एसएमएस कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में मजेदार वीडियो के साथ।